तो पुतिन और पेजेश्कियान से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। मायने क्या है आप जरा समझिए। बिग वॉल का सीधा रुख कर रहे हैं। पुतिन से जो मुलाकात हुई उससे आप समझिए, पेजेश्कियान से मुलाकात हुई उससे आप समझिए। पहले यहां देखिए, यूक्रेन जंग पर शांति की जो बात है वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से रखी है। तो ईरान के राष्ट्रपति से जो बात हुई इसमें मिडिल ईस्ट में शांति संभव है, इस बात पर जोर दिया गया। पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश की गई पुतिन से मुलाकात में, और पेजेश्कियान से मुलाकात में रक्षा, ईंधन, परमाणु सहयोग पर बात हुई। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो कंट्रोल है यह बहुत जरूरी है, यह पुतिन से मुलाकात में कहा गया। पेजेश्कियान, चाबहार पोर्ट पर चर्चा हुई है, यह यहां पर बात हुई। जी हां, डॉलर की बादशाहत को एक तरह की चुनौती दी जा रही है। पुतिन से मुलाकात में इस पर भी बातचीत हुई, और पेजेश्कियान से मुलाकात में क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक साझेदारी पर बात हुई। कारोबार में सकारात्मक वृद्धि को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चर्चा हुई। करुणा, बिल्कुल। और देखिए अश्विंदर सर हमारे साथ। अश्विंदर सर, ये समझना चाहूंगा मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो हम देख रहे हैं, और किस तरह से इस वक्त जो अदावत है वो इजराइल और ईरान की, और जो दुश्मनी है वो अमेरिका और ईरान के बीच में, इन सब के बीच इस मुलाकात का होना, जाहिर सी बात है कि वेस्ट की पूरी नजर रही होगी इस पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कर्नल साहब। सबसे पहले ये कहूँगा कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है इस समय बिल्कुल ही प्रिकेरियस है, और वो ऐसी स्टेज पे है कि किसी साइड पे भी जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने कहा ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यानी कि टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कहीं भी जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो ईरान ने अटैक किया था उसके बाद भारत की नेवल एक्सरसाइजेस भी वहां पे हुई थी। और तीसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत क्लियरली बताया है कि एस्केलेशन ना हो मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर हुआ एस्केलेशन तो उसमें भारत को भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, खासकर हमारे ऑयल इंपोर्ट्स के अंदर, और जो हमारी समुदाय है, भारतीय समुदाय है वहां पे, उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन आगे ना बढ़े, इसलिए उन्होंने उनको इन्वाइट भी किया भारत के लिए। और जो चाबहार पोर्ट का हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है और जो हमारी मदद रही है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी बर्बादी या अटैक या हमले हुए तो भारत को डायरेक्ट नुकसान भी हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो निभा रहे हैं, पुतिन के साथ भी, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत के इस रोल की पूरी दुनिया में आज की तारीख में मनीष तारीफ भी हो रही है। रूस भी हमारे लिए अहम है, अमेरिका भी हमारे लिए बहुत अहम है। और मौजूदा मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए भारत और ईरान, क्योंकि ईरान भी हमारा मित्र देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया है। आज की तारीख में भारत और ईरान के संबंधों को आप कहां पाते हैं, कहां देखते हैं? देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात कही थी कि भारत अपनी विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेगा, यानी हम तय करेंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। और यही हमने किया जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, यही हमने किया जब मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, और यही हम करते आए हैं। इसी के मद्देनजर हम रूस के साथ भी संबंध को बनाए रखते हैं, हम अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं, और हम चीन के साथ भी संबंध सुधार रहे हैं। ये फैसला हम लेते हैं, और इसी दिशा में हमने ईरान के साथ भी मीटिंग की है। अब आप ये सोचिए, आज की नजर में इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान तो एक आतंकी मुल्क है। ईरान उसे मिटा देना चाहता है, इसलिए वो ईरान को मिटा देगा। कल के दिन में जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी तो अमेरिका जब कूदेगा तो अमेरिका कहेगा कि ईरान जो है वो टेरर स्पॉन्सर कंट्री है, उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध है, तो कोई भी मुल्क उसके साथ संबंध ना रखे। लेकिन हमने क्या किया? हमने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें भारत आने का न्योता दिया, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप सदियों पुराने संबंध को छोड़ भी दें तो यही बात भारत की विदेश नीति की यूनिक बात है, और यही चीज अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आ रही है कि भारत अपना फैसला अपने हित में कैसे ले सकता है। बिल्कुल। और इससे पहले मुझे याद है मनीष, जब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले, उसको लेकर भी पश्चिम की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स का प्लान। कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर बात संभव है। डॉलर यूरो पर निर्भरता कम करने की योजना ये ब्रिक्स में एक अहम एजेंडे के तौर पर सामने आ रहा है। ब्रिक्स में अपनी करेंसी पर चर्चा संभव है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग में वेस्टर्न वर्ल्ड को एक तरह का चैलेंज भी दिया जा रहा है, क्या ये सवाल उठा रहे हैं? ये जो खबर है बहुत अहम है। एजेंडा क्या है? ब्रिक्स में नई करेंसी पर बात हो रही है। सवाल क्या है? ये जो डॉलर की बादशाहत है पूरी दुनिया में, इसे क्या चुनौती मिलेगी? ये है अहम सवाल।
अमेरिका देखिए डॉलर में 96% अंतरराष्ट्रीय कारोबार करता है और बाकी दुनिया का हाल देखिए, अमेरिका के डॉलर में 79% कारोबार आज बाकी दुनिया कर रही है और एशिया प्रशांत की बात की जाए तो डॉलर में 74% कारोबार हो रहा है। तो डॉलर पर ये जो निर्भरता है, क्या इसे खत्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये एक सवाल है। बिल्कुल समीर, और देखिए खास बात यहां समझा देते हैं, ब्रिक्स करेंसी आई तो डॉलर यूरो पर निर्भरता खत्म होगी, यह अपने आप में बड़ा अहम है। इसे आप कैसे देख रहे हैं संजय भारद्वाज सर? रूप से एक एजेंडा है ब्रिक्स का कि डी डॉलराइजेशन की तरफ। देखो, डी डॉलराइजेशन मतलब डी अमेरिकनाइजेशन, और एक तरीके से जो एंटी वेस्ट एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम और अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करने की बात है। और उसमें ये तीनों देश, खासकर मैं कहूँगा कि रशिया और चीन, ब्रिक्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में देखना चाहता है। और यही फैक्टर है जो मनीष जी कह रहे थे उसी बात को कि ईरान इंपॉर्टेंट है, यही फैक्टर है जो दूसरा कि चीन भारत के साथ संबंध अच्छे मजबूत करना चाहता है क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बड़ा है चीन का। चीन पहले भी दबाव ये बात आगे बढ़ा रहा था। लेकिन भारद्वाज सर, ब्रिक्स करेंसी जैसा कुछ हो, ये मुमकिन आपको लग रहा है? युआन में ट्रेड जो चीन का जो अपनी करेंसी है उसमें ट्रेड करने का वो रशिया के साथ ट्रेड के लिए पहले रास्ते खोल चुके हैं और भारत के साथ भी एक तरीके का ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भारत लगभग 1.6 बिलियन पीपल का एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है साउथ एशिया। तो चीन का एक ट्रेड का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है भारत के साथ, और अगर इतना बड़ा ट्रेड इनकी लोकल करेंसी में होता है, चीनी करेंसी में होता है, तो निश्चित रूप से डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा। मनीष, जल्दी से अब हमारे दर्शकों को 30 सेकंड में समझा दीजिए, ये ब्रिक्स की करेंसी होगी क्या? कोई नई करेंसी तो लॉन्च होने नहीं जा रही है, तो तमाम देशों की करेंसी व्यापार के लिए कैसे इस्तेमाल में लाई जाएगी? जल्दी से। देखिए, ब्रिक्स करेंसी का एक फॉर्मेट ये सोचा जा रहा है कि एक डिजिटल मोड होगा और जिसमें सभी देश अपनी अपनी नेशनल करेंसी में ही पेमेंट करेंगे। अभी दिक्कत यह है कि अभी स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली के तहत जो डॉलर में एक्सचेंज होता है वहां पर अमेरिका जब चाहे प्रतिबंध लगा देता है और भारत समेत बाकी दुनिया को फिर उस प्रतिबंध लगाए हुए देश के साथ व्यापार करने में दिक्कत आती है। उसी का अल्टरनेट है ब्रिक्स करेंसी, लेकिन यह कोई डॉलर या यूरो की तरह अलग कोई करेंसी नोट नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और इस महा मुलाकात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस कॉन्क्लेव में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े और उन्होंने जो पर्सपेक्टिव सामने रखा है इस महा मुलाकात का, वो अद्भुत है, वो शानदार है।